जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग पश्चिमी सभ्यता तक पश्चिमी तक पढ़े थे कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया: मध्यकालीन भारत, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। तो पश्चिम में जो मानना था, पश्चिम के लोगों का जो मानना था, पश्चिमी लोगों, पश्चिम के अनुसार यह वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो है, वीडियो पार्ट 2, चूँकि वीडियो उसमें काफ़ी लंबा हो रहा था। तो वीडियो जब लंबा हो रहा था, थोड़ा सा आप लोग से माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा था और वीडियो कट हो गया था, इसीलिए पार्ट 2, दूसरे पार्ट में इस वीडियो को, लेसन 1 ही है आपका, हमारे अतीत अब पार्ट 3 कक्षा 8 का ही फर्स्ट टॉपिक है, कब, कहाँ और कैसे, यह पार्ट 2 में आ गया। उसमें वीडियो ही थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम हो गया, चूँकि हमसे मिस्टेक हो गया, वीडियो कट हो गया, वहाँ पे एडिटिंग नहीं हो पा रहा था ठीक से हमसे। खैर कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कुछ पॉइंट बचे हुए थे, इसमें 10 पॉइंट कुछ बचे हुए हैं, कुछ उसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा है, हम मानते हैं, हम यह मान कर चल रहे हैं कि आप लोग को यह वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जिनको समझने में दिक्कत है या कहीं कुछ टॉपिक समझने में दिक्कत है, हम मानते हैं कि कुछ कुछ हमें भी कमियाँ रही होंगी, कमियाँ रह रही होंगी। तो 1 2 4 वीडियो में बिल्कुल हम लोग एक दूसरे को सिस्टम से समझने लगेंगे, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा वीडियो नए अपलोड करने में समस्या तो थोड़ा सा होगा, समस्या कुछ नहीं आएगी, जब आपका साथ सहयोग है तब कोई समस्या नहीं आएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग पे। तो ठीक से सिर्फ समझें और साउंड क्लियर स्पष्ट जा रहा होगा, इसमें कोई कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। तो हम लोग वहाँ तक पढ़ लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें पश्चिम के अनुसार मध्यकालीन समाज वह समाज था, पश्चिम के अनुसार मध्यकालीन समाज वह समाज था जहां आधुनिक समाज की विशेषता नहीं पाई जाती थी। आधुनिक समाज की विशेषता, आधुनिक समाज क्या था? आधुनिक समाज तर्क का समाज था, विज्ञान का समाज था, उसमें तर्क किया जाता था, विज्ञान था, उसमें लोकतंत्र था, उसमें किसी मुक्ति था। और इसमें प्राचीन मध्यकालीन में ऐसा लोकतंत्र, मध्यकाल में लोकतंत्र नहीं था, इसमें मुक्ति नहीं था, विज्ञान नहीं था, तर्क नहीं था, इसमें काफी खास यह विशेषता पढ़ना था। और अंग्रेज का जो शासन है, अंग्रेज के शासन में लोगों के पास अंग्रेज के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं था, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अंग्रेज के शासन काल में लोगों के पास आर्थिक प्रगति का भी विकास नहीं था, क्योंकि अंग्रेज दमनकारी थे। अंग्रेज भारतीय सामानों को सस्ता खरीदते थे और उसको महंगा, भारतीय बाजारों में उसको महंगा बेचते थे। तो यह अंग्रेजों का बहुत दमनकारी नीति था। इसमें आर्थिक विकास और प्रगति का दौर नहीं था। जो अंग्रेजों का काल हुआ वह आर्थिक प्रगति का और आर्थिक विकास का दौर नहीं था, नहीं इसमें समानता कह सकते हैं, नहीं स्वतंत्रता कह सकते हैं, नहीं यह मुक्ति का भी दौर नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहे, बहुत सारे औपनिवेशिक युग, बहुत सारे इतिहासकार अंग्रेजों के युग को औपनिवेशिक युग बोले। अब देखिए औपनिवेशिक क्या है, औपनिवेशीकरण क्या है, अब समझने का प्रयास करेंगे। औपनिवेशीकरण क्या है? औपनिवेशीकरण का मतलब यह हुआ कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। देखिए औपनिवेशीकरण क्या है, बेसिकली काफी खास हम लोग ध्यान देंगे। औपनिवेशीकरण कहता है कि जब एक देश के दबदबे से, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो बदलाव आते हैं उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब इसको हम ठीक से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेज भारत पर जैसे अंग्रेज जब हमारे देश को जीता, जब अंग्रेज हमारे देश को जीता तो उसने स्थानीय राजाओं की मदद से, स्थानीय शासकों की, स्थानीय शासक की मदद से, राजा की मदद से और वहाँ के जमींदारों की मदद से और उसको दबा करके अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेज जब हमारे देश को जीता तो स्थानीय राजाओं को दबाया
और उस पर दबदबा बनाया और उस पर शासन चलाया, हुक्म चलाया। और उसमें अंग्रेज ने काफी खास क्या किया, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किया। अंग्रेज था उसने हमारे देश को जब जीता तो जीतने के साथ वह स्थानीय राजाओं की मदद से, जो जिस क्षेत्र में जो राजा थे, जो राज कर रहे थे, उसको दबा करके वह अर्थव्यवस्था और समाज पर वह काबू पा लिया। इससे क्या, समाज पर काबू पा लिया, इससे हुआ क्या कि वह इससे अंग्रेज अपना जो खर्चा निकाल सकता था उससे वह निपटने लगा। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेज ऐसा नहीं है कि जब आए धीरे धीरे, इसको हम लेक्चर 2 में जब अध्याय 2 पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स में बहुत मजा आएगा। आज तो थोड़ा सा हल्का मान रहे हैं कि आप लोग को मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन इसमें समझने की बात है। लेक्चर 2 से कहानी सुनेंगे, इतना मजा आएगा ना, लेक्चर 2 इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं कर सकते हैं, इतना परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या इतिहास भी इतना मजा से पढ़ सकते हैं, मजेदार टॉपिक पढ़ सकते हैं, कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। तो इसमें हाँ, चूंकि अंग्रेज जब आया तो अंग्रेजों को यहाँ जब शासन किया, जब यहाँ मतलब कि इस भारत को जीता, तो अंग्रेज पहले आते थे, पहले जब अंग्रेज आए थे, कंपनी आई थी, तो अंग्रेज पहले यहाँ से इंग्लैंड से सोना चांदी लाता, सोना लाता था और उसे यहाँ वस्तुओं को खरीद विक्रय करता था। जब अंग्रेज भारत को जीता तो उसने आर्थिक और अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किया। उससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया, कर वसूलना शुरू किया। उससे अंग्रेज को अपना खर्चा तो निकलने लगा। अंग्रेज इंग्लैंड से उसको वहां से सोना लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसको यहाँ कर मिल रहा था, उस पैसा से अपना सामान खरीद सकता था। और उसमें क्या किया कि अपना सामान खरीदने के लिए वही कर का पैसा, वही भारतीय टैक्स का पैसा, कर का पैसा, लगान का पैसा, जो भी पैसा आया, उस पैसा से वह अपनी जरूरत की वस्तु, जैसे सूती वस्त्र वह ज्यादा खरीदता था, सूती वस्त्र खरीदा, मसाला वगैरह खरीदा, भारतीय बाजार से ही वो सभी वस्तु को खरीदा और भारतीय बाजार में उसे दुगना में बेचा। तो इससे क्या हुआ कि उद्योग धंधों में भारतीय को इसको इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसल, इस चीज़ों को तो सस्ता पर खरीदा, खरीदने के साथ उसको कपास का भी बहुत ज़रूरत पड़ता था। तो कपास के लिए उन्होंने बरियरी ज़बरदस्ती खेती कराई। उसको जो चीज़ लगता था कि हम इस चीज़ से हमें फ़ायदा है, वही खेती भी करवाता था। ये अंग्रेज ऐसा करता था। इससे उसे क्या हुआ कि मूल मान्यताओं, जैसे कि हमारा क्या पसंद है नहीं पसंद है मतलब नहीं है, अंग्रेज को क्या चाहिए उस पर निर्भर करता है। इससे हमारा रीति रिवाज बदला, कल्चर बदला। तो उसके दमनकारी की नीति से, उसके दबदबे से, अब उसको कपास की जरूरत है, कपास की खेती नहीं करना है, फिर भी वो कपास का खेती कराया। हमें नील की खेती नहीं करनी है, उन्होंने उसको नील की आवश्यकता पड़ा, हमें नील की खेती कराया। तो यही है औपनिवेशीकरण। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बदलाव आता है उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे कि अंग्रेज जब भारत पर शासन किया तो उसने स्थानीय राजाओं का सपोर्ट लिया और उससे उस समाज पर नियंत्रण किया, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया, कर टैक्स लगाया। वो जितने भी टैक्स का पैसा मिला, कर का पैसा मिला, उससे अपने जरूरत की चीज़ों को खरीदा और खरीदने के साथ वो भारतीय सामान को ही खरीदा और उसे दुगना महंगा बेचा, दुगना नहीं उसे महंगा बेचा। और उसे लगा कि जरूरत का मूल कपास जरूरी है, कपास से खेती कराया। नील की खेती, नील जरूरी है तो नील का खेती कराया। तो हमारी पसंद ना पसंद से तो कोई मतलब नहीं है, उसको जो चाहिए उसको वह कराता था। तो यही हुआ उसके दबदबे से। हमारा तो कोई मन नहीं है कि हम खेती करें, जो हम लोग का मन नहीं था कि हमने कपास की खेती करें, कपास करवाया। नील खेती नहीं जाना था, नील की खेती करवाया। तो उसके दबदबे से इसीलिए हमारे कल्चर में क्या हुआ, बदलाव हुआ। आई होप आप औपनिवेशीकरण समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें 2-3 पॉइंट है, खुसन वीसी या सुलेखन वीसी। खुसन वीसी या सुलेखन वीसी, इस टॉपिक में 2 पॉइंट है। इस पॉइंट को आप देखिएगा तो ऐसे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि आप लोग कभी कभी खेत लिखाने के लिए या कुछ लिखवाने के लिए किन्हीं के पास आते हैं, जिनको बोलते हैं कि जो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है, तो उस समय उसको सुलेखन वीसी या
खुशन वीसी बोला जाता था, जो चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा, सीटेट कभी कभी पूछता है या कोई भी एग्जाम में अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, तो 1920 के दशक में बनाया गया। इसका बहुत इंपॉर्टेंस था, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। इसका इंपॉर्टेंस इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नई दिल्ली का जब गठन हुआ, जब नई दिल्ली जब बनाया गया, शहर को बनाया गया, बसाया गया, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक ही बनाए गए। इसमें अभिलेखागार में नक्शा रहते थे, बहुत बहुत सारा आंकड़ा डाटा रहता था। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। इस चीज़ को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसमें काफ़ी खास है और यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना था। और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो ही निकल सकते हैं कि क्वेश्चन बीसी जो सुंदर चीज़ों को लिखने, जो सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखा जाए। राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका टॉपिक समाप्त हो गया। लेसन 1 बहुत अच्छा है, समाप्त हो गया। आई होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का फैक्ट ही है, कुछ अलग वाली बात इधर उधर की बात नहीं है। जो भी नोटेड पॉइंट है आप नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बहुत अच्छा आपको वीडियो लगेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी वीडियो अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते, अपनी राय दे सकते हैं जहाँ तक होगा। और हर संभव इसमें प्रयास किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। अगले क्लास में टॉपिक 2 में, इतिहास में टॉपिक 2 पढ़ाएंगे, उसमें और मज़ेदार रहेगा। हाँ, आप लोग को और एक सूचना, यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, काफ़ी खास सीटेट वाले लोग जो तैयारी करते हैं, उस वीडियो को पढ़ना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए, आपकी लाइफ की बात है। पढ़िएगा नहीं तो जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो मिलेगा इसमें से, तो लगेगा कि नहीं हाँ इस चीज़ को यह पढ़े नहीं, यह पढ़े नहीं, तो फिर चुनिया चुक गई, फिर पछताने से क्या फ़ायदा जब समय ही निकल जाएगा। तो और साइंस वाले लोग ही धैर्य रखें, साइंस का भी सीरीज आएगा, आप धैर्य रखें। ईवीएस का भी सीरीज आएगा, हर सीरीज को बताया जाएगा। सप्ताह में 1 दिन आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसीलिए इस चैनल आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र तक, अपने दोस्त तक, अपने गांव, घर, मोहल्ला, टोला, आस पड़ोस जितने भी लोग रहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और सारे सूचनाएं अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।